स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रीट परीक्षा 2021 की सीबीआई जांच से इंकार हो चुका है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच देने से इंकार कर दिया है। एबीवीपी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने सीबीआई को जांच सौंपने से इंकार कर दिया है। सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, सीबीआई जांच से इंकार कर दिया है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? राजस्थान हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी एबीवीपी की तरफ से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। कहा गया था कि जो रीट भर्ती परीक्षा है जिसको रद्द किया है लेवल 2 को, उस परीक्षा में जमकर धांधली हुई है और बड़े लोगों के नाम है, और जो एसओजी है वो उन बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाल सकती है। ऐसे में जो सीबीआई जांच इस पर करवाई जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जो फिलहाल के जो तथ्य हैं उसके आधार पर सीबीआई जांच की आवश्यकता इस पूरे मामले में नहीं लगती है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब ये पूरी जांच जो है वो कोर्ट की निगरानी में होगी, यानी कोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो एसीबी से तलब कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि एसीबी 4 हफ्तों में जो अब तक की जितनी भी जांच हुई है उसकी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करे, और अगर उसके बाद कोर्ट को आवश्यकता लगेगी कि सीबीआई जांच की आवश्यकता है या एसआईटी की गठन की आवश्यकता है, उसके आधार पर कोर्ट जो है किसी तरह का निर्देश देगी। लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर कही जा सकती है सरकार के लिए, क्योंकि कोर्ट ने नहीं माना है कि फिलहाल के सर्कमस्टांसेस में या फिलहाल की परिस्थितियों में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। जी बिल्कुल सचिन, सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यूक्रेन संकट को लेकर इस वक्त नाटो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। NATO allies in close coordination with the European Union and other partners all the world are now imposing severe economic sanctions on Russia to demonstrate that we follow up on what we said, and that is that it will be a high price for Russia to pay. NATO allies have also over a long period of time provided support, practical support, military support to Ukraine, and helped them to build a much stronger, much better equipped, much better trained armed force today than the Ukraine had in 2014. And I would like to recognize the professionalism and the bravery of the Ukrainian men and women in uniform who are now standing up against the Russian invasion. So we continue to stand together, condemning the Russian full-scale invasion of Ukraine, and allies stand together also in sending a message that we will never accept the brutal violation of international law that we see taking place as Russia now invades Ukraine. We'll go to Bloomberg. Do you have any information that shows that NATO allies face a direct threat from Russia at the moment? And would NATO reconsider military intervention in Ukraine? Thank you. So NATO is the strongest alliance in history. And make no mistake, we will defend and protect every ally against any attack and every inch of NATO territory. And that's the reason also we have increased our presence in the eastern part of the alliance with thousands of more troops, ships and planes over the last weeks. To send a very clear message that an attack on one ally will trigger the response from the whole alliance. And we do so not to provoke a conflict, but to prevent the conflict. What we do is defensive, it's prudent, it's measured, but it is necessary because we see the aggressive actions of Russia against Ukraine, and therefore allies also have to make sure that there is no room for any misunderstanding about that Russia can do anything like that against. और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर में खाद विक्रेता के घर पर पथराव हुआ है। विरोध में भाजपा नेता पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। घर के बाहर ये धरना किया जा रहा है। मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कामा पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। कामा कस्बे के
अंबेडकर सर्किल के पास का ये मामला है। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पूरा मामला क्या है? देखिए प्रियंका, ये पूरा मामला कामा कस्बे के अम्बेडकर के पास का है, जहां पर एक ग्राहक था जो खाद की दुकान पर सामान लेने के लिए आया था और उसी दौरान जो दुकानदार था उसके और ग्राहक के बीच में आपसी कहासुनी हुई और उसके बाद जो ग्राहक था उसने अपने गांव में फोन किया और वहां से जो लोग थे वो आए और लाठी डंडों के साथ जो दुकानदार था मकान के नीचे ही उसकी दुकान थी और उसके मकान पर जो है हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ जो है पथराव वहां पर देखने को मिला और ये जो घटना स्थल है वो थाने और जो डीएसपी कार्यालय है उससे महज कुछ ही दूरी पर है, जिसको लेकर अब लोगों में जो है खासा आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस इतने समय तक कहाँ थी। ये पूरा जो मामला है वो आपसी कहासुनी का है। अब जो पथराव में जो दुकानदार है खाद विक्रेता उसके कुछ परिजन है वो भी चोटिल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ गया है और यहाँ बीजेपी नेता है वो पीड़ित परिवार है उसके साथ धरने पर बैठ गए और पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए हैं और जो पीड़ित दुकानदार है उसके खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं कि आखिर इस तरह से लोगों ने आकर के और उसके साथ मारपीट की और पथराव किया। विजुअल जो है उनमें भी प्रियंका साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग ताबड़तोड़ पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे लेकर के भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। अब पूरे मामले में पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे घटनाक्रम की जो है वो जानकारी कराई जा रही है। जी प्रियंका। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बारां के छबड़ा से ये बड़ी खबर, निरीक्षण करने वाली ट्रेन की बोगी में आग लग गई। मोतीपुरा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। सीआरएस और डीआरएम की निरीक्षण करने वाली ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। रेलवे कर्मचारी आग बुझाने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हादसे के समय सीआरएस और डीआरएम उस बोगी में मौजूद नहीं थे। ये बड़ी राहत की खबर। मोतीपुरा स्टेशन पर रुकते ही ये हादसा हुआ। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सतीश पूनिया के बयान पर विधानसभा में हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। नाथी का बाड़ा नारे से बैकफुट पर सरकार दिख रही थी। आज डोटासरा और सुभाषगढ़ के चेहरों पर मुस्कान दिखी है। मंत्री ममता भूपेश ने दबाव बनाना शुरू किया। सरकार के मंत्री विधायक तख्तियां लहराते रहे। तख्तियों पर लिखा था महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीटों पर तख्ती टांग दी। हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो गई। तो सदन में बजट पर बहस जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को घेर लिया। खुदा पहाड़ पर चूहिया भी नहीं दिखी, ये बयान सामने आए हैं। केंद्रीय योजनाओं का नाम बदला गया। बजट में कृषि मंत्री का ही चेहरा नहीं दिखा। घोषणा करो और भूल जाओ वाला बजट रहा ये। किसान कर्ज माफी पर सरकार मौन रही। तो बजट को लेकर लगातार बहस जारी है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट किसी काम का नहीं है। किसान कर्ज माफी पर सरकार ने मौन धारण कर लिया है। घोषणा करो और भूल जाओ, यह फितरत रही है इस सरकार की। और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष सभापति महोदय, जिस सरकार की बुनियाद अंतर्विरोध से हो, जो सरकार राजस्थान में मात्र 1,70,000 वोट को लेकर सत्ता में आ जाए, अगर मैं 3 बजटों की विवेचना करूं, और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 48% ऐश्वर्य से आने वाले मान्य सदस्य ऐसी घोषणाएं हैं जो बस्ते से, बजट के बस्ते से बाहर नहीं निकली। और ये बातें मैं हवा हवाई में नहीं कर रहा। ये सभापति महोदय, मैं सिद्ध करूंगा, मैं उन घोषणाओं को लिपिबद्ध करके लेकर आया हूं जो घोषणाएं इन्होंने पूर्व के बजट में कही। मुझे अभी 2022-23 के बजट में पैरा 23 के अंदर इन्होंने पैरा 133 में 11 मिशन बनाने की बात कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, एक 20-21 के अंदर सदन के नेता ने जो कहा वो उद्धृत करना चाहूंगा।
पैरा 9 में इन्होंने कहा संपूर्ण राजस्थान। उधर सतीश पूनिया के बयान पर बवाल मचा हुआ है। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। पूनिया के रंग बेधी वाले बयान पर आपत्ति जताई गई है। पूनिया की टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया गया। यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष संजीता सिहाग के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। कल सतीश पूनिया जो कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। जहां हम महिला को दुर्गा देवी के रूप में पूजते हैं, वहीं उन्होंने काली कहकर महिलाओं को अपमानित किया है। ये बीजेपी की परिपाटी है। यहाँ यूपी हर राज्य में देखें तो बीजेपी के नेता महिलाओं पर हमलावर रहते हैं। वहीं प्रियंका गांधी जी ने एक मुहिम चला रखी है, लड़की हूँ लड़ सकती है, और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने हमेशा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और भी कई तरह के कार्य करने का काम किया, जो कि आपने यूपी और उन्नाव की कई घटनाओं से आपको उनके रीति नीति और चरित्र समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये प्रदर्शन और आंदोलन ये हमने सतीश पूनिया जी की सद्बुद्धि दे भगवान उनको इसलिए किया है। और हालांकि बीजेपी के नेताओं की ये रीति और नीति बन गई है महिलाओं का अपमान करने की। वहीं बीजेपी ने आईफोन लौटाने का फैसला लिया है। बीजेपी विधायकों ने भी बुधवार दोपहर को आईफोन 13 ले लिए, लेकिन शाम को इन मोबाइलों को लौटाने का निर्णय किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अन्य विधायकों से चर्चा करने के बाद ये निर्णय किया है कि बीजेपी के विधायक प्रदेश सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए आईफोन वापस करेंगे। और इसीलिए एक नैतिक आधार पर एक सकारात्मक संदेश देने के लिए हमने निर्णय लिया। ऐसा पहले लैपटॉप आईपैड भी ले चुके हैं, अब लिए उसके बारे में, लेकिन लेने के बाद में कल सबकी राय ये बनी थी कि वापस दे दें। सस्ते मकान भी सारे विधायकों ने लिए थे, वो भी लौटाएंगे सारे विधायक। अब जो पार्टी का विधायक दल तय करेगा वही करेंगे, लेकिन आईफोन के बारे में निर्णय हो गया कि हमें वापस दें। सर, काली दुल्हन को लेके भी आपने बयान दिया है, उसके बारे में माफ़ी मांग चुका हूँ, और इसलिए मेरे ख्याल से मेरी तरफ से वो बयान के बारे में विनम्रता से क्षमा प्रार्थी। निश्चित रूप से पार्टी ने निर्णय किया है, और पार्टी का निर्णय यह है कि सरकार खुद मान रही है कि इतने 1000 करोड़ का भार प्रदेश की जनता के ऊपर आएगा। तो सरकार के जो भार आ रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ तो अंश वापस लौटाए, ताकि जनता के ऊपर कुछ तो भार कम हो। कल ले लिया, आज लौटा क्यों रहे? दबाव पड़ा पार्टी का आपके ऊपर? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जो निर्णय करेगी सभी माननीय विधायकों को उसको अवसर पर पालना करनी पड़ेगी। तो उधर बीजेपी के आईफोन लौटाने वाले फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य सचेतक की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप आईपैड भी बीजेपी लौटा दे। बीजेपी की सच्चाई जनता जान चुकी है। सस्ते फ्लैट वो भी वापस करे बीजेपी। लेना लौटाना ये कोई राजस्थान की विधानसभा का कोई गंभीर विषय नहीं है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से 30 लाख जो अभी बंगले भी लिए हैं, और इसके अलावा पिछली बार लैपटॉप भी लिए हैं, उससे पहले आईपैड भी लिए हैं। तब लौटाना है, सब कुछ लौटाओ। 5 करोड़ का बजट लौटा दो, मुख्यमंत्री जी ने वो भी 2 एमएलए को दिया है। इस प्रकार करने से जनता समझ चुकी है। 7.5-8 करोड़ जनता राजस्थान की बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। किसी भी गलतफहमी। मैं ये कहना चाहूँगी, ये तो प्लानिंग बाद में बनी है। जब यहाँ से बैग उठा के लेके गए थे तब ना लेके जाते, तब बाहर नहीं समझ में आ रहा था, तब इनको नहीं ले जाना चाहिए था। पीछे टैब दिए गए थे तब भी नहीं देना, तब बाहर नहीं पड़ा था क्या? लेकिन अब जनता के बीच में कुछ ना कुछ बात पकड़ाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। जिस दिन यहाँ से बैग उठाकर लेके गए थे तो वो शौक से लेके गए थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बजट की बुराई तो कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें? अब वो इस बात के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये छोटी मानसिकता इनकी है और कुछ नहीं। जब बजट चल रहा था तो बीजेपी के लोगों को चक्कर आ रहे थे, बाहर आए और बाहर आकर बीजेपी के लोग आईफोन और बैग लेकर चले गए। 3 साल से हमेशा लेकर जाते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी में दुख व्यक्त करने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। ममता भूपेश ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे की बात नहीं करके हिंदू मुसलमान की बात करके जनता को बांटने का काम किया, लेकिन जनता बीजेपी की नीयत समझ चुकी है और उसके यूपी में 300 सीटें जीतने का दावा महज जुमला साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ चारों विधानसभा चुनाव जहां पर है वहां की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। 10 मार्च को आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। और अब बात एसीबी की कार्रवाई की। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ एक बाबू को गिरफ्तार किया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि गंगानगर शुगर मिल का असिस्टेंट अकाउंट्स क्लर्क बलराम शराब के ठेके का गारंटी राशि लौटाने के एवज में 10,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, लेकिन बात 5,000 रुपए तक ही बनी, जिसके बाद परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया और फिर क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हमारे मुख्यालय ब्यूरो मुख्यालय के टोल फ्री नंबर 1064 पर जीएसएम के कर्मचारी द्वारा पैसे मांगने की शिकायत करने पर इसका सत्यापन करवाया गया, जहां के बलराम AC असिस्टेंट अकाउंट क्लर्क द्वारा 5,000 रुपये परिवादी के 92,000 रुपये के जो राशि जमा थी उसका चेक जारी करने के लिए डिमांड की। इसका सत्यापन होने पर आज 5,000 रुपये देते हुए तय कार्रवाई जारी है। उधर उदयपुर से एक 11 साल की लड़की की मौत की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां एक पिता की हरकत का बेटी को ऐसा शौक लगा कि उसने दम तोड़ दिया। 11 साल की ये लड़की एग्जाम दे रही थी। उसी दौरान उसके पास नकल का कागज मिलने पर उसकी शिकायत शिक्षक ने उसके लाइब्रेरियन पिता से कर दी। पिता ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ से लड़की को ऐसा शौक लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर एयरपोर्ट पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 550 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया है। दुबई से ये सोना लाया गया था। सोने की 5 बिस्किट जब्त कर लिए गए हैं। सीट के नीचे रखकर सोने की तस्करी की जा रही थी। और कर लेते हैं अगली खबर का। दौसा से कोरोना की तीसरी लहर के बाद राहत भरी खबर सामने आने लगी है और अब दौसा कोरोना फ्री जिला बनने की ओर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को 877 सैंपल्स की जांच में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। साथ ही यहां एक्टिव केस घटकर 40 तक रह गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौसा में अब कोरोना की तीसरी लहर का दौर खत्म हो चुका है। अपने जो तीसरी लहर कोरोना की वो 6 जनवरी से प्रारंभ हुई थी दौसा जिले में। लास्ट 0 केस हमारा 5 जनवरी को था और 6 जनवरी से केस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे पीक पे जाके और वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में और जो कोरोना केस की संख्या वो बिल्कुल ही निम्न स्तर पर पहुंच रही है। कल हमारे दौसा जिले में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया था और वर्तमान में करीब 40 केस एक्टिव है हमारे दौसा जिले में। फिर भी हमको एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि वायरस है वो कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए हमको वही कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अपन को पालना करना चाहिए। मास्क और जो भी सैनिटाइजर है और भीड़ भाड़ वाली जगह, ये सब चीज़ें अभी तक अपन को मेंटेन रखनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। विधानसभा में सतीश पूनिया के बयान का विरोध, सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने मंत्रियों ने किया हंगामा। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति का ये अपमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। प्रदेश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये बजट किसान पशुपालकों के कल्याण के साथ साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने आईफोन लौटा रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। जयपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पदभार संभाल लिया है। 20-21 मार्च को RAS मुख्य एग्जाम होगा। RPSC की ओर से नया शेड्यूल इसे लेकर जारी किया गया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह पर वॉशरूम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वुलू एक ऐसा ही सोशल एंटरप्राइज है जिसने इस समस्या का हल खोज निकाला है। ये आपको न सिर्फ एक साफ सुथरा टॉयलेट ढूंढ के देता है, बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए भी सुझाता है। देखिए हमारे मिशन पानी की एक रिपोर्ट। Finding a washroom for an urban woman is extremely difficult thing whenever they are out for work or leisure. Wulu is exactly solves this problem. Wulu is a loo discovery platform that aggregates washroom in commercial establishment like restaurants, cafes, stores or any shop for that matter. Wulu certifies them for safety and hygiene with its technology and IoT devices, and then Wulu upload them on their app with geotagging using Google Map. And whenever a lady, she downloads the app and open the app, she can easily locate a washroom nearest to her and get navigated to it. This is one part of it. After using the washroom, we have used a lot of reward point mechanism for a lady to gain a lot of reward points and use those and redeem those points on Wulu's e-commerce store, and that's the circularity of Wulu project. Powder room is a combination of washrooms. It has got a cafe and it's got a store in it, which is a women-centric product. So far, Wulu has 15,000 plus users, and each user have used the facility every month around 8 to 10 times. And that's just the beginning. Wulu have 1,200 certified washrooms, WA certified washrooms in Mumbai, and we have begun our powder room journey from here.
Going forward, Wulu will have 2,000 plus Wulu powder rooms and 500,000 certified washrooms across 200 cities of India. Wulu has revolutionized the way modern sanitation and hygiene access in India is concerned, and we will just say go bindas Wulu hai na. हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़े भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री से। The former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. How are you, Betty? This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. Guys, whatever she's saying, it's easier said than done. She's done it. And even there, you have that air of supreme confidence. I've just heard the clip of Adhiraj and he sounds very promising. For a boy who's 13 years old and plays sitar so beautifully, I can see it in his eyes that when he plays sitar, he plays it with so much passion and so much love that this truly will be his passion and his joy for the rest of his life. But for now, he's really making his gharana very, very proud. His father and his grandfather would be blessing him from heaven. I'm so touched to see that he continues his family's legacy. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।